दिलीप कुमार साहब ने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी हिंदी सिनेमा के नाम कर दी। उनकी लाजवाब एक्टिंग को पीढ़ी दर पीढ़ी तमाम अभिनेताओं ने आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी न कोई दूसरा दिलीप कुमार हुआ और न आगे होगा। आज भी दिलीप कुमार साहब की कही वो बात याद आती है जब उनकी फिल्म मुगले आजम का रंगीन संस्करण प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने कहा था, सिनेमा का रंग तो बदल सकता है, लेकिन इसकी तासीर ऐसी है जो हर मजहब के इंसान को कंधे से कंधा मिलाकर 3 घंटे एक कमरे में एक साथ रोने, एक साथ हंसने और एक साथ मनोरंजन के लिए मजबूर कर देती है। सिनेमा की तासीर मजहब के सारे मतभेद को भुला देती है। ऐसी सोच रखने वाला एक कलाकार क्या देशद्रोही हो सकता है? ऐसे क्या वाक्य सामने आए जो दिलीप साहब को पाकिस्तान के जासूसी ग्रुप का लीडर कहा गया? और पाकिस्तान में दिलीप कुमार साहब ने ऐसा क्या किया था जो पाकिस्तान सरकार ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिलीप कुमार साहब को दिया? उनके सबसे अच्छे दोस्त ने ही उनकी देशभक्ति को लेकर आखिर क्यों उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया? भारत की खुफिया एजेंसी को जो डायरी मिली उसमें दिलीप साहब के बारे में ऐसा क्या संदिग्ध लिखा हुआ था कि घड़ी की सुई सीधे दिलीप कुमार साहब के पास जाकर अटक जाती है। दिलीप कुमार के घर में खुदाई पर जो ट्रांसमीटर मिला उसके संकेत किस देश से जाकर सीधे मिलते थे? तो चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस छोटे से वीडियो को पूरा देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि जब दिलीप साहब के ऊपर ये आरोप लगे तो क्या दिलीप साहब ने अपने आप को सच साबित करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान लौटा दिया? दिलीप साहब का जन्म पाकिस्तान के किस्सा खवानी बाजार में हुआ था। उनके पिता एक जमींदार और फलों के व्यापारी थे और उनके पेशावर और देवलाली में फलों के बड़े बड़े बागान थे। इस महान कलाकार को न जाने कितने तमगों से नवाजा गया, पर पाकिस्तान में जन्मे इस कलाकार को भारत देश में देशद्रोही का तमगा भी मिला। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। विभाजन के दौरान उन्होंने भारत आना सही समझा और उनके पिता का व्यापार घाटे में आ गया। उन्हें खुद पुणे की कैंटीन में काम करना पड़ा। वहीं पर एक मशहूर अदाकारा देविका रानी की नज़र दिलीप साहब पर पड़ी और फिल्मों में ब्रेक मिल गया। देविका जी ने उन्हें अपना स्क्रीन नाम बदलने को कहा। यूसुफ अभिनय के प्रेम में ऐसा डूबे कि यूसुफ से दिलीप हो गए। जब एक इंटरव्यू में दिलीप साहब से पूछा गया कि क्या कभी दिलीप पर यूसुफ या यूसुफ पर दिलीप हावी हुआ, तो दिलीप साहब ने मुस्कुराते हुए कहा था कि ये जद्दोजहद एक कलाकार के जीवन में हमेशा चलती रहती है। पाकिस्तान में दिलीप साहब को वहाँ के सर्वोच्च सम्मान निशाने इम्तियाज से नवाजने की मंशा जताई। फिर क्या था, पूरे भारत देश में उनकी देशभक्ति को लेकर सवाल उठने लगे। पर दिलीप साहब को सबसे ज़्यादा चोट तब पहुंची जब उनके कार्टूनिस्ट से राजनीति में आने वाले 3 दशक पुराने दोस्त ने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए। तब दिलीप साहब का मन बहुत व्याकुल हुआ था। उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से सलाह मांगी कि वो ये अवार्ड लें या न लें। वाजपेयी जी का उत्तर था, बिल्कुल लें, क्योंकि वो एक कलाकार हैं और कलाकार राजनीति और भौगोलिक सीमाओं से परे होता है। कई बड़े पत्रकारों ने भी सवाल उठाए। वैसे ये पहला मौका नहीं था जब इस कलाकार को धार्मिक जुड़ाव के कारण निशाना बनाया गया था। इससे पहले 60 के दशक में जब उनकी ही फिल्म गंगा जमुना रिलीज हुई थी, तभी कोलकाता पुलिस की एक टीम ने उनकी मुंबई स्थित घर पर छापा मारा। दिलीप साहब पर आरोप था कि वो पाकिस्तानी जासूस हैं। उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। अब ये सवाल जरूर उठता है कि इन सब का कुछ न कुछ तो आधार होगा ही। बात यह है कि उसी समय एक पाकिस्तानी जासूस
पुलिस की गिरफ्त में आया था, जिसके पास एक डायरी मिली थी जिसमें दिलीप समेत कई बड़े लोगों के नाम थे। वीर संघवी अपने लेख में लिखते हैं कि इससे पता चलता है कि समाज में पूर्वाग्रह कितना गहरा हो गया था। दिलीप पर मुस्लिम होने के नाते जासूसी करने के आरोप लग रहे थे। बाकी बड़े नामों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने लिखा कि क्या अगर देवानंद साहब का उस डायरी में नाम होता तो कोई छापा मारने की जहमत उठाता। दिलीप साहब के ये कुछ महीने बड़े ही पीड़ादायक गुजरे। गहरी छानबीन के बाद भी पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। कुछ महीनों के बाद ये मामला यूं ही छोड़ दिया गया। वैसे चर्चाएं और अफवाहें यहाँ तक उठी कि उनकी घर के फर्श के नीचे रेडियो ट्रांसमीटर मिला है। किसी को ये भी नहीं याद था कि ये वही दिलीप कुमार साहब हैं जो 65 की लड़ाई के दौरान भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए खड़े रहे। दिलीप साहब ने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। इधर जब दिलीप साहब को पाकिस्तान जाने की बात आई तो उनके 3 दशक पुराने दोस्त बाला साहब ठाकरे बहुत संवेदनशील थे। वे खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। उक्त प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने ठाकरे की बातों को अनदेखा करने को कहा दिलीप साहब से। सुनील दत्त साहब के साथ दिलीप साहब 98 में सम्मान लेने गए। ये मामला तब एक बार फिर और गरमाया जब कारगिल युद्ध की लड़ाई हुई। ठाकरे साहब का गुस्सा एक बार फिर उफान पर था। ठाकरे जी का कहना था कि वो इस सम्मान को पाकिस्तान को लौटा दें। तब दिलीप साहब ने खुलकर कहा था कि ये अवार्ड मुझे भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरियां कम करने और मानवीय कार्यों के लिए दिया गया है। धीरे धीरे ये मामला भी अफवाहों के साथ ठंडा पड़ गया। वैसे आपको बता दें कि दिलीप कुमार साहब 1966 में शिवसेना के गठन से पहले भी बाला साहब ठाकरे के मित्र थे। जब 2012 में ठाकरे साहब का निधन हुआ तब दिलीप साहब ने कहा था कि वे अपने समर्थकों और अपनी दुनिया के टाइगर थे। हालांकि दिलीप साहब एक समय इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली में एक घर भी खरीद लिया था। वे हमेशा के लिए मुंबई छोड़ने का मन भी बना चुके थे। लोगों के बीच में आज भी ये बातें उठकर आ जाती हैं। लोगों ने कहा कि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है, वो पाकिस्तानी सोच रखते हैं। हालांकि विभाजन के बाद अडवाणी, मणिशंकर अय्यर, गुलजार, मिल्खा सिंह, मनमोहन सिंह जी भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जो विभाजन के बाद पाक से भारत आए। जहां तक दिलीप साहब का कसूर है तो वो सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान थे। वैसे शायद आपको पता हो कि मशहूर अभिनेता चंकी पांडे कभी बांग्लादेश के सुपरस्टार थे। उन्हें भी सम्मान दिए गए, पर इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जाहिर की। और बात करें तो जन्म तो सोमैन राज कपूर जी का भी पेशावर में हुआ था, फिर भी उन्हें किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। वैसे दिलीप साहब एक्टिंग के दुनिया के महाकाव्य थे। अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो दिलीप साहब को भारत देश में बहुत प्यार और सम्मान मिला। उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस होकर आज के कितने सुपरस्टार एक्टिंग करते हैं। दिलीप साहब की कई अनगिनत फिल्में होंगी जो आपकी फेवरेट होंगी, पर दिलीप साहब का एकाएक नाम लेते ही कौन सी ऐसी एक्टिंग, कौन सी ऐसी फिल्म है जो आंखों के सामने आ जाती है, उस फिल्म का नाम जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आपका किया हुआ एक लाइक हमारे द्वारा किए गए 10-15 घंटों की मेहनत को और प्रोत्साहित करता है, हमें और हिम्मत देता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।